Hello everybody, I Jyoti welcome you all on the Hindi YouTube channel of Akash Institute. Here we have started the cutting edge series for JEE aspirants where we are taking 25 important questions from each chapter. So let us begin. The question number 1 is, two conductors have same resistance at 0 degree Celsius but their temperature coefficient of resistance are alpha 1 and alpha 2. The respective temperature coefficient of their series and parallel combination are nearly. ओके तो इसके कहने का क्या मतलब है, दो रेजिस्टेंस है, लेट्स से उनका 0 डिग्री पे जो टेम्परेचर है वो R0 और R0 है, बट इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 है और इसका अल्फा 2 है, यानी कि किसी टेम्परेचर पर इनका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो R0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, R0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी. अगर 0 डिग्री पे अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखें तो वो 2R0 हो जाएगा, और अगर किसी टेम्परेचर T पर सीरीज कॉम्बिनेशन देखें तो वो हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, जिसमें से अगर हम R0 कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी. सो दिस इज द रिजल्टेंट सीरीज कॉम्बिनेशन. अगर इसको देखा जाए तो रिजल्टेंट सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लिख सकते हैं 2R0 1 प्लस अल्फा सीरीज डेल्टा टी, क्योंकि स्टार्टिंग का टेम्परेचर, स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस 2R0 है और अगर उसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा एस है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, सो वी कैन ऑलवेज राइट इट एज 2R0 1 प्लस अल्फा सीरीज डेल्टा टी. तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो R0 से R0 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास 2 प्लस 2 अल्फा सीरीज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी. इससे ये कैंसिल आउट कर देते हैं, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट कर देते हैं, अल्फा सीरीज जो आता है हमारे पास अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2. सो दिस इज आवर सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट. अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट निकाल तो देखिए वो कैसे करते हैं. तो दो रेजिस्टेंस है अगर R0 एंड R0, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है R0 बाय 2. अगर किसी टेम्परेचर पे लिखे सो दिस इज R0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, दिस इज R0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी. अगर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लिखना चाहें तो 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. तो इक्विवेलेंट R पैरेलल जो हो जाएगा, अगर इसके लिए करस्पॉन्डिंग लिखे तो R0 बाय 2 1 प्लस अल्फा पैरेलल डेल्टा टी, इसके करस्पॉन्डिंग. लेट अस पुट दीज वैल्यूज हियर. दिस कम्स आउट टू बी R0 बाय 2 1 प्लस अल्फा पैरेलल डेल्टा टी is equals to 1 upon R0 1 plus alpha 1 delta t plus 1 upon R0 1 plus alpha 2 delta t. हम R0 और R0 कैंसिल कर सकते हैं. अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें सो दिस विल कम आउट टू बी दिस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी. ये हमने एलसीएम लिया है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का टर्म अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी हो जाता है. इसके अलावा एक और टर्म आता है हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी स्क्वायर. क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अपने आप में बहुत दो छोटे नंबर्स हैं तो उनका स्क्वायर बिकम्स इवन ए स्मॉलर नंबर, सो वी आर नेग्लेक्टिंग दैट एंड नॉट राइटिंग दैट. सो दिस इज डेल्टा टी. ऊपर देखेंगे सो दिस इज 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जरा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पैरेलल डेल्टा टी. और एक टर्म आता है जिसमें से अल्फा पी को हम अल्फा 1 और अल्फा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगेन वो अपने आप में बहुत छोटा नंबर हो जाता है क्योंकि अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई है इसीलिए. सो वी आर नेग्लेक्टिंग दैट. यहाँ पे 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाता है और अगर केयरफुली देखें तो इस टर्म को इधर लेके आते हैं. दिस विल कम आउट टू बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी दैट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पैरेलल डेल्टा टी. तो अल्फा पैरेलल जो हो जाएगा वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2. अगेन द सेम आंसर comes as in the case of the series combination. So let us see which of the option is matching. Option 1 is matching here. I hope everybody has done it correct. Let us move to the next question. Next question is, the supply voltage to a room is 120 volt. The resistance of the lead wire is 6 ohm. A 60 watt bulb is already switched on. What is the decrease in the voltage across the bulb when 240 watt heater is switched on in parallel to the bulb? Okay. तो हमारे पास एक
बल्ब है जिसका पावर दे रखा है अपने को, और एक हमारे पास हीटर है जिसका पावर दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि पावर जो होता है वो v स्क्वायर बाय r होता है। अगर रेजिस्टेंस लिखना है तो वो v स्क्वायर बाय p लिखेंगे। अगर हम बल्ब के केस में लिखें तो बल्ब के केस में रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है वो v स्क्वायर डिवाइड बाय पावर ऑफ बल्ब हो जाएगा। v है अपने पास 120 इंटू 120 एंड पावर इज 60, सो दिस कम्स आउट टू बी 240 ohms। अगर हम हीटर की बात करें तो हीटर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो v स्क्वायर बाय p हो जाएगा, यानी कि 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय पावर इज 240, सो दिस कम्स आउट टू बी 60 ohms। तो वो कहना क्या चाह रहा है, हमारे पास एक पावर सोर्स है जो कि 120 वोल्ट का है। ये जो लीड वायर कनेक्टेड है, यानी कि ये जो इसकी खुद की वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस है अपने पास 6 ओम है, 6 ओम। इसके साथ एक बल्ब कनेक्टेड है और बल्ब के पैरेलल में एक हीटर कनेक्टेड है। दिस इज द बल्ब, दिस इज द हीटर। ओके, तो पहले तो सिर्फ बल्ब कनेक्टेड था तो उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, यानी कि बल्ब इज 240 ओम एंड दिस इज 60 ओम। थोड़ी देर बाद हीटर भी कनेक्ट हो गया तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो निकालना है, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो अगर इस डायग्राम को हम वापस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दिस इज 120 वोल्ट, दिस इज 6 ओम, दिस इज 240 ओम, दिस इज 60 ओम। ओके, तो अभी के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या कनेक्टेड है हमारे पास, बल्ब, यानी कि 240 ओम एंड दिस 6 ओम। तो अगर हम देखें करंट इससे पास होगा, देन इससे पास होगा, इससे पास होके फिर ऐसे निकलेगा, दैट कम्स आउट हियर। यानी कि दो रेजिस्टेंस है 6 ओम और 240 ओम जो कि अपने आप में सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनमें करंट सेम है। तो करंट सेम है तो V इज इक्वल टू आई आर देखें तो वोल्टेज जो ड्रॉप है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंस, यानी कि 120 वोल्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 6:240, यानी कि 1:40। तो अगर ये वाली वोल्टेज निकालें तो ये हो जाएगा 120 वोल्ट को 1:40 में डिवाइड करना है, 40 पार्ट्स इसको दे देना है आउट ऑफ 41। सो दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब। ओके, फिर यहाँ पे हम पैरेलल में देखते हैं इन दोनों को, तो इनका इक्विवेलेंट होता है 240 इंटू 60 डिवाइड बाय 240 प्लस 60 विच इज 300। इसको कनेक्ट करके दिस कम्स आउट टू बी 48 ओम। ओके, तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 48 ओम और उसमें 120 वोल्ट को डिवाइड करना है। 120 वोल्ट को 6:48 में डिवाइड करना है, यानी कि 1:8 में डिवाइड करना है। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 129 इंटू 8 हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, दैट इज इक्वल टू VB डैश। तो अगर ये वैल्यू निकालें तो दिस इज 117.7 अप्रोक्सीमेटली एंड दिस कम्स आउट टू बी 106.66। अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो लगभग 10 वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा निकल के आता है। सो लेट अस सी विच ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग। ऑप्शन नंबर 4 इज मैचिंग। I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. Next question is, on interchanging the resistances, the balance point of the meter bridge shifts to the left by 10 centimeter. The resistance of their series combination is 1 kilo ohm. How much was the resistance on the left slot before interchanging the resistances? Okay, let us see. हमारे पास मीटर ब्रिज की कहानी कुछ ऐसी है, यानी कि दो रेजिस्टेंस होते हैं और ये एक वायर होती है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है और यहाँ पे ऐसे जॉकी कनेक्टेड होती है और ये नल पॉइंट होता है। ये नल पॉइंट तब मिलता है जब दिस रेजिस्टेंस R1 एंड दिस रेजिस्टेंस इन द वायर इज इन द सेम रेशियो, दिस रेजिस्टेंस R2 एंड दिस रेजिस्टेंस इन द वायर। तो अगर ये इस वायर की टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, अगर ये L है तो ये 100 माइनस L हो जाएगा। इस वायर का जो अपना रेजिस्टेंस होता है वो इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि R1 बाय R2 जो हो जाएगा वो L डिवाइड बाय 100 माइनस L हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि इन रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि यहाँ पे R2 कर दिया और यहाँ पर R1 कर दिया है।
तो उस केस में क्या होता है, दिस नल पॉइंट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, यानी कि वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी कि L माइनस 10 हो जाएगा और ये 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, यानी कि 110 माइनस L हो जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें, अब नए केस में लिखें तो R2 बाय R1 जो हो जाएगा वो L माइनस 10 डिवाइड बाई 110 माइनस L हो जाएगा। एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है इधर की तरफ 1 एंड इधर की तरफ L, L माइनस 10, 100 माइनस L, 110 माइनस L। इसको सॉल्व करने पे L की जो वैल्यू आती है वो 55 सेंटीमीटर्स आती है, यानी कि R1 अपॉन R2 का जो रेशियो है वो 55 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 55 होता है, यानी कि 55 डिवाइड बाय 45, यानी कि 11 बाय 9। सो R1 बाय R2 इज 11 बाय 9। क्वेश्चन में हमें गिवन है R1 और R2 का जो सम है वो 1 किलो ओम है, यानी कि R1 प्लस R2 जो है वो 1000 ओम है, और इस R1 रेशो R2 को जो डिवाइड करना है वो हमें 11 रेशो 9 में डिवाइड करना है। एंड द क्वेश्चन was asking the resistance on the left slot before interchanging the resistance, यानी कि मुझे R1 निकालना है, तो R1 will come out to be 1000 into 11 divided by 20, so this is 550 ohm. So R1 is 550 ohm. Let us see which of the option is matching. Option number 3. Okay, I hope this was clear for everybody. Let us move to the next question. The next question is, a moving coil galvanometer having a resistance G produces full scale deflection when a current Ig flows through it. This galvanometer can be converted into, number 1, in an ammeter of range I0 by connecting a shunt resistance Ra. Number 2, into a voltmeter of range 0 to V, where V is given by this, by connecting a series resistance Rv to it. Then RA और RV की वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लिकेशन में, और RA बाय RV भी निकालना है। तो वो कह क्या रहा है, हमारे पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसका खुद का रेजिस्टेंस कैपिटल G है। इसको मुझे एक एमीटर में कनेक्ट करना है I0 करंट मेजर करने के लिए, यानी कि मैक्सिमम करंट वो I0 मेजर कर सके। तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसको यहाँ पे नाम दिया गया RA, सच दैट I0 करंट के लिए IG यहाँ से फ्लो हो और I0 माइनस IG यहाँ से फ्लो हो। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एक इस वायर के अक्रॉस भी लिख सकते हैं और एक इस वायर के अक्रॉस भी लिख सकते हैं। तो अगर ऊपर से देखें तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I0 माइनस IG इंटू RA इज इक्वल्स टू IG इंटू G। सो यहाँ से RA की जो वैल्यू आ जाती है वो IG इंटू G डिवाइड बाय I0 माइनस IG निकल के आती है। दूसरे केस में वो कहना चाह रहा है कि हमको इसको एक वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है, तो इसके सीरीज में एक RV रेजिस्टेंस निकाल देते हैं सच दैट इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करते हैं वो V0 होती है और V होती है, और V की वैल्यू है वो G टाइम्स ऑफ I0 है, दैट इज G टाइम्स ऑफ I0। तो अगर इसमें से IG करंट फ्लो होता है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लिखेंगे वो IG इंटू G प्लस RV एंड दैट इज इक्वल टू V, दैट इज इक्वल टू G I0। G प्लस RV जो होता है वो G I0 डिवाइड बाय IG। RV की जो वैल्यू होती है वो G I0 बाय IG माइनस G कॉमन लिया, I0 माइनस IG डिवाइडेड बाय IG, दैट इज द वैल्यू ऑफ RV। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है RA इंटू RV, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है RA इंटू RV। तो अगर हम ये लिखें RA इंटू RV, सो दिस विल कम आउट टू बी, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये IG कैंसिल आउट हो जाएगा, I0 माइनस IG भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा G स्क्वायर। और क्वेश्चन एक चीज और पूछना चाह रहा है RA बाय RV, यानी कि IG इंटू G डिवाइडेड बाय I0 माइनस IG। मल्टीप्लाई में ये वाला टर्म विच इज G I0 माइनस IG इंटू IG, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं G से G, दिस इज IG डिवाइड बाय I0 माइनस IG का होल स्क्वायर। ओके, सो लेट अस सी विच ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग। I think option number 1 is matching. I hope this was clear for everybody. Let us move to the next question. Next question is question number 5. Model a torch battery of length L
this length L is made up of two thin cylindrical bar of radius A and a concentric thin cylinder shell of radius B, filled in between with an electrolyte of resistivity rho. If the battery is connected to resistance of value R, the maximum joule heating in R will take place. तो अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सके और इसका सेल का या बैटरी का जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो मैक्सिमम जूल हीटिंग होती है, ये सबको पता है। तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस निकाल के हमको आर के इक्वल पुट करना है। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालें? तो हम क्या करते हैं, किसी जनरल डिस्टेंस एक्स पे जाके ऐसे डी एक्स का एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस डी आर अगर हम लिखना चाहें हो जाएगा रो एल बाय ए। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिखेंगे इस वायर का, क्योंकि करंट जो है वो रेडियली आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन इट इज क्रॉसिंग। सो दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज 2 पाई एक्स इंटू एल। ओके, सो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें अब, सो दिस इज 0 से लेके r और जो x की वैल्यू है वो a से लेके b तक। सो दिस इज रो डिवाइड बाय 2 पाई l ln x a से लेके b तक, रो डिवाइड बाय 2 पाई l ln b by a, and that is equal to r. So let us see which of the option is matching. I think option number 3 is matching here. Rho divided by 2 pi l ln b by a. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. Next question is, in the given figure, a battery of EMF E is connected across a conductor PQ of length L and a different area of cross section having radii R1 and R2, where R2 is less than R1. Choose the correct options as one moves from P to Q. तो मुझे पता है, चाहे इस क्रॉस सेक्शन एरिया को देखें या इस क्रॉस सेक्शन एरिया को देखें, करंट तो सेम ही फ्लो हो रहा होगा। करंट जो होता है I इज इक्वल्स टू एन ई ए इंटू वी डी होता है। क्योंकि करंट सेम है तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया घट रहा है P से Q जाने पे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। I hope this was clear to everybody. Let us move to the next question. A thin circular disc of radius r is uniformly charged with density sigma which is greater than 0. यानी कि चार्ज डेंसिटी अपने आप में पॉजिटिव है पर यूनिट एरिया। The disc rotates about its axis with a uniform angular speed omega. The magnetic moment. मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट इनटू एरिया। तो पहले देखते हैं कि अगर कोई भी डिस्क है और अगर ये सिग्मा से चार्ज है तो हम किसी जनरल डिस्टेंस r पे जाके ऐसे dr का एलिमेंट ले लेते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट निकाल लेते हैं। करंट होता है q डिवाइड बाय टाइम। q होगा सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू डी आर, चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस डिफरेंशियल एरिया डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई ओमेगा। सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सिग्मा ओमेगा r डी आर, दिस इज द करंट। अब अगर डी एम की बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो वो होता है I इंटू पाई आर स्क्वायर, सिग्मा ओमेगा आर डी आर इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि सिग्मा ओमेगा पाई आर क्यूब इंटू डी आर, दिस इज डी एम। लेट अस इंटीग्रेट 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो सिग्मा ओमेगा पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। So let us see which of the option is matching. Option number 1 is matching. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. An electric charge plus q moves with velocity this much in an electromagnetic field given by this much and magnetic field given by this much. The y component of force, यानी कि हमको उसके फोर्स का y component निकालना है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का y component निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड का y component निकालना है और उसको ऐड कर देना है। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए लिखे y component Fy which is q into Ey which is q into j cap, okay? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लेते हैं वो होता है q v क्रॉस p, यानी कि I j k, v is 3 4 1 and b vector is 1 1 minus 3। अब मुझे इसको पूरे को कैलकुलेट करने की नीड नहीं, मुझे इसका सिर्फ y कॉम्पोनेंट चाहिए। तो वो होता है हमारे पास -j -9 -1, यानी कि 10 j कैप
but there was a Q here, so we'll multiply it with Q. It is something like this. So अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाता है 11Q J cap. Let us see which of the option is matching. Option number 3. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. Next question is, a conductor lies along Z axis at minus 1.5 to plus 1.5. यानी कि ध्यान से देखना डायरेक्शंस. This is Y axis, this is Z axis and X axis is out of the plane of the board. जो कंडक्टर है वो हमारे पास Z एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है माइनस 1.5 से लेके प्लस 1.5 तक एंड कैरीज अ फिक्स्ड करंट 10 एम्पियर इन द नेगेटिव Z डायरेक्शन. तो ये करंट की डायरेक्शन है हमारे पास इस तरीके से. फॉर ए फील्ड 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 e टू द पावर माइनस 0.2x ay y कैप. ध्यान से सुनना, यानी कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारे पास y एक्सिस की तरफ है, बट उसका जो वेरिएशन है वो x एक्सिस की तरफ है. यानी कि फील्ड जो है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस, बट जैसे जैसे अलग अलग x पे आगे जाते जा रहे हैं तो फील्ड की वैल्यू चेंज होती जा रही है और वो वेरिएशन कुछ इस तरीके का है. फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर एट कांस्टेंट स्पीड टू x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0 इन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स. अज्यूम पैरेलल मोशन अलॉन्ग द x एक्सिस. पैरेलल मोशन अलॉन्ग द x एक्सिस से क्या मतलब है, यानी कि इस तरीके से कंडक्टर को आगे लेके जा रहे हैं लाइक दिस. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, मुझे निकालना है पावर. मुझे पता है पावर होता है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, यानी कि पहले सारी कहानी है वर्क डन निकालने की. तो वर्क डन जो होता है वो होता है F dx. क्यों dx लिखा है, क्योंकि कंडक्टर x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है. फोर्स जो होता है करंट कैरिंग वायर के ऊपर वो होता है I L D इंटू dx. I की वैल्यू है 10. लेंथ ऑफ द कंडक्टर लिखेंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1.5 से लेके माइनस 1.5 तक है, यानी कि टोटल लेंथ 3 है. 3. B की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 e टू द पावर माइनस 0.2x एंड dx. ओके, सो अगर इसको ध्यान से देखें, सो दिस इज 90 into 10 to the power minus 4 e to the power minus 0.2x dx. अब x की वैल्यू रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक लेके गए, x को 0 से स्टार्ट किया है और x इज इक्वल टू 2 तक लेके गए, यानी कि लिमिट रखेंगे 0 से लेके 2 तक. दिस इज 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. दिस इज e टू द पावर माइनस 0.2x डिवाइड बाय माइनस 0.2 लिमिट 0 से लेके 2 तक. तो इसको ऊपर वैल्यू पुट करते हैं तो ये ऊपर जाएगा. दिस इज 900 डिवाइड बाय 2 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंड पुट द लिमिट्स. सो दिस इज e टू द पावर माइनस 0.4 e टू द पावर माइनस 0.4 माइनस e टू द पावर 0. तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास मैथमेटिकली निकल के आती है. सो दिस इज आवर वर्क डन. पावर निकालना है तो वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम. टाइम लगा है इसको 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 e टू द पावर माइनस 0.4 e टू द पावर 0 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. When we solve this we get 2.97. So let us see which of the option is matching. Option number 2 is matching. I hope this was clear to everybody. Let us move to the next question. So the next question is, two long current carrying thin wires both with current I are held by insulating threads of length L and are in equilibrium as shown in figure. Both threads making an angle theta with the vertical. If the wire have mass lambda per unit length, then the value of L is. Okay, तो हमारे पास ये दो करंट कैरिंग वायर्स हैं जो कि टेक्निकली प्लेन ऑफ द बोर्ड के बाहर है और ये ऐसे दो थ्रेड से हैंग्ड है, एक ये वाला थ्रेड और ये वाला थ्रेड. इनमें जो करंट है वो I है और ये थ्रेड की जो लेंथ है वो L है. तो अगर मैं ये लेंथ निकालना चाहूँ, दिस इज L, दिस इज L cos थीटा, दिस इज L sin थीटा, दिस इज L cos थीटा, दिस इज L sin थीटा. तो ये टोटल लेंथ हो जाती होती है वो 2L sin थीटा. तो लेट अस सॉल्व दिस. ये टोटल लेंथ हमारे पास निकल के आती है 2L sin थीटा और इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I एंड I फ्लो हो रहा है. तो अगर हम किसी भी वायर की FBD बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगी, नीचे की तरफ mg,
इधर की तरफ T और इधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स जो दूसरी वाली वायर की वजह से लगेगा। यानी कि हमारे पास ये टेंशन की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये ग्रेविटी की डायरेक्शन है। तो अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा निकल के आएगा, यानी कि दिस इज ऑल्सो थीटा। दिस इज टी कॉस थीटा, दिस इज टी साइन थीटा। तो यानी कि हमारे पास सॉल्व करने पे आता है टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। अगर डिवाइड कर दे तो टेन थीटा आता है एफ बाय एम जी। ये एफ वो फोर्स है जो दूसरी वाली वायर की वजह से लग रहा है, जो जिसकी वैल्यू होती है आई एल क्रॉस बी, यानी कि आई एल बी डिवाइड बाय एम जी। आई एल डिवाइड बाय एम जी लिख दिया हमने। अगर हम B की वैल्यू निकाल तो B इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस वायर एट द प्लेस ऑफ दिस वायर। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी, डी उनके बीच का डिस्टेंस है जो कि यहाँ पे हमने निकाला है 2L साइन थीटा। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है म्यू नॉट आई स्क्वायर। अच्छा, इसको नीचे ले आते तो ये नीचे लैम्डा बन जाता है, म्यू नॉट आई स्क्वायर, दिस इज लैम्डा जी, और ये डिवाइड में 4 पाई एल साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, मुझे निकालना है करंट की वैल्यू। ओके, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको उस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, करंट को उधर छोड़ देते हैं, तो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन थीटा लैम्डा जी 4 पाई एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, दिस इज इट। अगर हम इसको ओपन करें तो ये हो जाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। यानी कि ये कुछ इस तरीके से निकल के आता है 4 पाई एल लैम्डा जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कॉस थीटा। इसका रूट ओवर ले लेते हैं तो हमारे पास करंट की वैल्यू निकल के आती है। लेट अस सी विच ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग। सो जो ऑप्शन मैच कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा बाहर आने की वजह से 4 बाहर आएगा, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस वाज क्लियर टू एवरीबॉडी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंसुलेटिंग थिन रॉड ऑफ लेंथ L has a linear charge density rho x is equals to rho naught x by L on it. The rod is rotated about an axis passing through the origin and perpendicular to the rod. If the rod makes n rotations per second, then the time average magnetic moment of the rod is. यानी कि वो n rotation per second बना रहा है, यानी कि उसकी frequency कितनी हो गई, n हो गई। तो ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई एफ होता है, यानी कि 2 पाई एन हो गया हमारे लिए। ये जो रॉड है ये कुछ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इस पे चार्ज है और वो चार्ज अगर मूव कर रहा है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट। तो हम किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके ऐसे डी एक्स का एलिमेंट ले लेते हैं और ये कुछ एक्स रेडियस में रोटेट कर रहा है। इस पे जो डी क्यू चार्ज है उसकी वैल्यू है रो इंटू डी एक्स। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो हो जाएगा डी क्यू डिवाइड बाई टाइम पीरियड, विच इज डी क्यू डिवाइड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। डी क्यू की वैल्यू है रो डी एक्स, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसके अगर कैंसिल आउट कर दे तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास रो एंड डी एक्स, यानी कि रो की जो वैल्यू है रो नॉट एक्स बाय एल इंटू एन इंटू डी एक्स, रो नॉट एक्स बाय एल इंटू एन, रो नॉट एक्स बाय एल इंटू एन इंटू डी एक्स। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट डी एम लिखे तो वो जाता है आई इंटू एरिया, विच इज रो नॉट एक्स बाय एल इंटू एन इंटू डी एक्स, और उसका जो एरिया हो जाएगा वो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। सो दिस इज रो नॉट एन पाई बाई एल, रो नॉट एन पाई बाई एल एक्स क्यूब डी एक्स, दिस इज डी एम। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो लेट अस सी लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है, एल दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, तो इसको 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज रो नॉट एन पाई बाई एल, एल की पावर 4 बाय 4, कैंसिल आउट करते हैं तो रो नॉट एन पाई एल क्यूब बाय 4।
So let us see which of the option is matching. रो नॉट बाय 4 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन होगा बेटा, ये रो नॉट है. I think this is clear to everybody. Let us move to the next question. Next question is, a particle of mass m and charge q has an initial velocity this much. If an electric field E naught I cap and magnetic field B naught I cap acts on the particle, its speed will double after a time. देखो हमें पता है कि पार्टिकल की स्पीड को अगर कोई चेंज कर सकता है मैग्नीट्यूड वाइज तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं कर सकता, वो उसको सिर्फ सर्कल में घुमाता है. तो यानी कि अगर उसकी स्पीड डबल हुई है यानी कि वो कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा. उसके पास जो वेलोसिटी थी वो वाई एक्सिस में थी v नॉट, मैग्नेटिक फील्ड b नॉट इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड e नॉट इस तरफ. अब ये स्पीड कितनी है इस टाइम पे, v नॉट है. थोड़े टाइम के बाद ये डबल हो जाएगी. ये डबल क्यों होगी जरा ध्यान से देखो. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सीलरेट कर रहा होगा और b नॉट उसको सर्कल में घुमा रहा होगा. यानी कि इसके एक्सीलरेशन की वजह से इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी और आ जाएगी और ये v नॉट ऑलरेडी थी, जिसकी वजह से रिजल्टेंट हो जाएगा वो डबल हो जाएगा. अगर मैं इसको v बोल दूं तो मुझे देखने में क्लियरली पता चल रहा है v स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 v नॉट का होल स्क्वायर. v की जो वैल्यू आती है वो √3 v नॉट आती है. यानी कि ये वेलोसिटी जब √3 v नॉट हो जाएगी एक्सीलरेट होते होते, तो ये जो नेट स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा. अब देखो मतलब इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें वो 0 थी. x डायरेक्शन में वेलोसिटी अभी हो गई √3 v नॉट. x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वो फोर्स बाय मास यानी कि QE बाय m हो जाएगा. तो इसको कितना टाइम लगता है अगर हम ध्यान से देखें तो v इज इक्वल टू u प्लस AT ऐसा कुछ होता है. यानी कि √3 v नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सीलरेशन है QE बाय m इंटू टी. तो t हो जाएगा √3 v नॉट m डिवाइड बाय q इंटू e. And this E is actually E naught here, magnitude wise लिखे. So let us see which of the option is matching. I think option number 2 is matching. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. Next question is, an electron gun is placed inside a long solenoid of radius r on its axis. The solenoid has n turns per unit length and carries current I. Number of turns per unit length or current I. और ये radius of the solenoid. The electron gun shot an electron along the radius of the solenoid with a speed v. If the electron does not hit the surface of the solenoid, the maximum possible value of v is. अब थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करें. हमारे पास एक सोलेनॉइड है, लेट्स से कि इस डायरेक्शन में रखा हुआ है और ये उसका सर्कमफ्रेंस होगा यानी कि उसकी आउटर सरफेस होगी. तो अगर इसमें से रेडियली आउटवर्ड यानी कि इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो अगर वॉल को ना हिट करे उसकी क्या कंडीशन होगी, यानी कि वो उसको हिट करने से पहले ही घूम जाए. यानी कि इसको अगर टॉप व्यू से देखें तो हमारे पास ये कुछ ऐसा दिखाई देगा. आप सोलेनॉइड को टॉप व्यू से देख रहे हैं. इलेक्ट्रॉन को अगर इधर से प्रोजेक्ट किया तो ये घूमेगा और घूमने से सरफेस को टच करने से पहले ही वो सर्कल में घूम जाए. यानी कि ये इसका डायमीटर हो जाए, यानी कि इसका जो रेडियस है वो r/2 हो जाए. सोलेनॉइड का अपना खुद का रेडियस r था, तो ये पार्टिकल के सर्कल का जो मोशन है उसमें इसका रेडियस r/2 होना चाहिए. रेडियस होता है mv/qb, यानी कि रेडियस ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू mv/qb, यानी कि mv डिवाइडेड बाय q इंटू b. b इज म्यू नॉट ni. हमको निकालना है इसमें v, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी r q म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय m. सो लेट अस सी विच ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग. q की वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट r e n i डिवाइडेड बाय m. सो ऑप्शन नंबर 2 is matching. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. The next question is, a square loop of side 2a and carrying current I is kept in xz plane with its center at origin. A long wire carrying the same current I is placed parallel to z axis. तो जरा ध्यान से सुनो. जो लूप है हमारा वो xz प्लेन में रखा हुआ है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं.
ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और जो लूप की जो साइड है वो 2a है विद इट सेंटर एट ओरिजिन, यानी कि ये साइड 2a है तो ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो ये a 0 0 है। नेक्स्ट चीज है अ लॉन्ग वायर कैरिंग द सेम करंट I is placed parallel to z axis and passing through point 0 b 0, यानी कि कहीं ना कहीं वो हमारे पास y एक्सिस को कट करते हुए रखी गई है। अब y एक्सिस जरा ध्यान से देखो, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है और y एक्सिस बाहर की तरफ होगी, यानी कि ओरिजिन से b डिस्टेंस पर रखी होगी वो वायर। तो ये हमारे पास लूप है और कहीं ना कहीं ऐसी वायर पैरेलल टू z एक्सिस रखी है, पैरेलल टू z एक्सिस, और वो जो कट कर रही है y एक्सिस को वो b डिस्टेंस पर कट कर रही है, यानी कि वो वायर कुछ इस तरीके से रखी है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये इमेज ऐसी है ना, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप इसको थोड़ा इस तरह से रख दो, तो हमारे पास होगा क्या, हमें जो लेंथ दिखेगी वो एक ये वाली लेंथ दिखेगी सामने से, और ये जो वायर है इस तरीके से ये सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगी, यानी कि थोड़ा क्लियरली बनाए इसको अगर, तो हमारे पास ये नीचे वाली वायर ऐसे लेंथ 2a दिखती है और हमारे पास ये एक वो वायर है इनफाइनाइट वायर जो करंट कैरी कर रही है, और जो लूप है वो इस प्लेन में रखा हुआ है, इस प्लेन में। ओके, तो उसकी हमको सिर्फ ये एक साइड दिख रही है 2a। अब होगा क्या, इस लूप की दो साइड्स है इस तरफ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस वायर जो करंट I कैरी कर रही है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास ये एक दो वायर्स रखी हुई है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी तो उन पे टॉर्क लगेगा। तो यानी कि पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं, इस जगह पर ये डिस्टेंस हमारे पास a है, ये डिस्टेंस हमारे पास b है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाए तो इसके परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर, और इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। उसमें एक वायर रखी हुई है जो लेंथ है जिसकी 2a और जो करंट कैरी कर रही है I, तो उस पर अगर फोर्स लिखाएंगे I L क्रॉस B, तो वो फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा F वेक्टर, जिसकी वैल्यू होगी I L इंटू B। I इज I, L यानी कि लेंथ ऑफ द वायर इज 2a एंड B इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको मैं स्मॉल I लिख रही हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स होगा। अगर हम इस एंगल को थीटा बोले तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ओके, तो अगर हम टॉर्क लिखना चाहे तो फोर्स परपेंडिकुलर इंटू आर लिख सकते हैं। तो फोर्स का ये कॉम्पोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, यानी कि एफ कॉस थीटा इंटू आर परपेंडिकुलर यानी कि ए। और ऐसी दो वायर है, एक इधर की तरफ भी और एक इधर की तरफ भी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ की वैल्यू ये रखते हैं अपन निकाल के, यानी कि 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, म्यू नॉट ए I स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस 2 को आगे ले लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, ये थीटा है तो ये थीटा है, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो b डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कॉस थीटा लग दिया और ये a एज इट इज रख दिया। तो ये वैल्यू जो निकल के आती है हमारे पास 2 म्यू नॉट दिस इज a स्क्वायर b I स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज 2 म्यू नॉट a स्क्वायर b I स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Let us see which of the option is matching. I think option number 2 is matching. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. The next question is, in a meter bridge, the wire of length 1 meter has non-uniform cross section such that the variation dr by dl, यानी कि variation of resistance with length of its resistance r with length l is dr by dl is proportional to 1 by root l. Two equal resistances are connected as shown in the figure. यानी कि हमारे पास ये एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन यूनिफॉर्म है मीटर ब्रिज में, ये दो रेजिस्टेंसेज हैं जो इक्वल है, और वो पूछा है कि नल पॉइंट किस तरफ होगा, यानी कि कितने डिस्टेंस पर ये नल पॉइंट होगा। लेट्स से कि ये डिस्टेंस l है, तो ये बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस 1 माइनस l हो जाएगा।
क्योंकि ये दो रेजिस्टेंसेस आपस में इक्वल है, यानी कि इस वायर का रेजिस्टेंस और इस रिमेनिंग वायर का रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए, तभी एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बनेगी, तभी जाकर यहाँ पे पी पॉइंट पर नल पॉइंट होगा। तो यानी कि ए से लेके पी तक का रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए पी से लेके बी तक का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन दे रखा है डी आर बाई डी एल इज प्रपोर्शनल टू 1/√L, यानी कि इसको कहीं ना कहीं मैं ऐसे लिख सकती हूँ के डिवाइडेड बाय रूट एल, के इज सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो डी आर जो हो जाएगा वो के डी एल डिवाइड बाय रूट एल। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक, ये किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट का रेजिस्टेंस है, तो मुझे पता है रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस फ्रॉम पी टू बी, यानी कि के इंटीग्रल डी एल डिवाइडेड बाय रूट एल 0 से लेके एल तक इज इक्वल्स टू के इंटीग्रल डी एल डिवाइडेड बाय रूट एल एल से लेके 1 तक, ये इक्वल होने चाहिए। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो रूट एल का इंटीग्रेशन होता है 2√L के 0 से लेके एल तक इज इक्वल्स टू के 2√L एल से लेके 1 तक। के और 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो दिस इज √L माइनस 0, दिस इज 1 माइनस √L, यानी कि ये जो निकल के आता है ये 2√L इज इक्वल्स टू 1, √L है 1/2, तो L की वैल्यू है 1/4। L निकल के आता है अपने लिए 1/4। लेट अस सी विच ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग। 1/4 यानी कि 0.25। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू शॉर्ट बार मैग्नेट्स ऑफ लेंथ 1 centimeter each have magnetic moment 1.2 and 1 respectively. They are placed on a horizontal table parallel to each other with their north poles pointing towards the south. They have common magnetic equator and are separated by distance 20 centimeter. The value of resultant horizontal magnetic induction at the midpoint of the line joining their center is close to, यानी कि दो डाइपोल है 1.2 और 1 उनका मैग्नीट्यूड है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि दो डाइपोल रख देते हैं, ये m1 है और ये m2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r मान लेते हैं जो कि 20 सेंटीमीटर है। इनके मिड पॉइंट पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई p बाय r क्यूब। सो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल, सो दिस इज m1 बाय r क्यूब प्लस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई m2 बाय r क्यूब प्लस जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो। सो दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय r क्यूब प्लस b। दिस क्वांटिटी इज 10 to the power -7, 1.2 प्लस 1 यानी कि 2.2 डिवाइड बाय r क्यूब। एक्चुअली ये r होता है अपने लिए, ये अपन d मान लेते हैं क्योंकि हमें डाइपोल से डिस्टेंस लिखना होता है r, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा यानी कि 0.1 मीटर। सो दिस इज 0.1 का होल क्यूब प्लस b। b की कितनी वैल्यू है अपने पास 3.6 इंटू 10 to the power -5। सो दिस इज 3.6 इंटू 10 to the power -5। इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 2.56 इंटू 10 to the power -4। सो लेट अस सी विच ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग। So option which is matching is option number 2. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. Next question is a magnetic needle of magnetic moment this much and moment of inertia this much is performing simple harmonic oscillation in a magnetic field this much. Time taken for 10 complete oscillations is. तो हमको SHM में oscillation का time period निकालना था, तो torque is equals to mb sin theta लिखते हैं अपन। टॉर्क को लिखा आई अल्फा, ये नेगेटिव साइन के साथ एम बी इंटू थीटा, साइन थीटा, थीटा अगर बहुत छोटा है तो उसको साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो अल्फा की जो वैल्यू हो गई माइनस एम बी डिवाइड बाय आई इंटू थीटा, तो ओमेगा जो हो गया वो √एम बी डिवाइड बाय आई। तो हमारे पास टाइम पीरियड जो हो गया वो 2 पाई बाई ओमेगा हो गया, यानी कि 2 पाई √ओमेगा की वैल्यू है आई डिवाइड बाय एम बी। तो 10 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालते 10 इंटू कैपिटल टी विच इज 20 पाई आई डिवाइडेड बाय एम बी। सो दिस इज 20 पाई। आई की वैल्यू देखो क्या है अपने पास 7.5 इंटू 10 to the power -6
डिवाइडेड बाय m की जो वैल्यू है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच 10 टू द पावर -2. सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 6.64 के अप्रॉक्स. So which of the option is matching? Option number 1 is matching. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. Next question is, a magnet of total magnetic moment 10 to the power -2 ampere meter square is placed in a time varying magnetic field B cos omega t I cap, where value of B is this much, Tesla, omega is this much. The work done for reversing the direction of the magnetic field. तो जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी कि हमको डायरेक्शन रिवर्स करनी है, यानी कि एक बार 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री पे करनी है. तो ये वैल्यू जो निकल के आती है 1 माइनस ऑफ -1, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ m इंटू बी निकल के आती है. तो m की जो वैल्यू है हमारे पास वो 10 टू द पावर -2 है. अब b की वैल्यू लिखनी है अपने को, जो कि 1 है हमारे पास. सो दिस इज 2 इंटू 10 to the power -2. So which of the option is matching? Option number 1. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. The next question is, a perfectly diamagnetic sphere has a small spherical cavity at its center which is filled with a paramagnetic substance. The whole system is placed in a uniform magnetic field B vector. Then the field inside the paramagnetic substance is, क्योंकि बाहर की तरफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अंदर की तरफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कंप्लीटली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ अंदर एंटर ही नहीं हो पाएगा, यानी कि हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मैग्नेटिक डाइपोल्स x एंड y आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन d. हमारे पास दो मैग्नेटिक डाइपोल है x एंड y, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो d है, विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर. द डाइपोल मोमेंट ऑफ y इज ट्वाइस दैट ऑफ x, यानी कि अगर x का डाइपोल मोमेंट m है तो इसका डाइपोल मोमेंट 2m हो जाएगा हमारे पास. अ चार्ज पार्टिकल q इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट p हियर एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिकली पास होते हुए जा रहा है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन एज शोन इन द फिगर. व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट. मैग्नेटिक फोर्स होता है पार्टिकल पे क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि पहले तो मुझे बी निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पर, फिर हम कुछ आगे सॉल्व कर सकते हैं. सो टू सॉल्व दिस मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. इस पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो x की वजह से होगा और y की वजह से होगा. x की वजह से लिखे, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है तो इसका 2m है. एक्सियल एक्सिस पे होता है ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई m बाय r क्यूब. r जो है वो टेक्निकली d/2 है, और इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय r क्यूब. तो देखने वाली बात यह है कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, तो यानी कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 45 डिग्री पे होगा. यानी कि ध्यान से देखें तो ये जो है हमारे पास 45 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऐसी है, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है. फोर्स होता है QVB साइन 0 डिग्री, तो दिस कम्स आउट टू बी 0. सो नेट फोर्स इन दिस केस इज 0. हमें क्योंकि रिजल्टेंट डायरेक्शन लेनी है इसीलिए. So let us come to the next question. Next question is, two coils require 20 minutes and 60 minutes respectively to produce same amount of heat energy when connected separately to the source. If they are connected in parallel arrangement to the same source, the time required to produce the same heat by the combination is. यानी कि पहले वाले केस में हीट लिखे तो दैट इज v स्क्वायर बाय r1 इंटू टी, और दूसरे वाले केस में हीट लिखे तो दैट इज v स्क्वायर डिवाइड बाय r2 इंटू टी. h1 और h2 बराबर है, यानी कि 20 डिवाइड बाय r1 इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय r2, यानी कि r2 बाय r1 जो है वो 3/1 हो जाएगा. अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जरा ध्यान से देखो, अगर r1 की वैल्यू r है तो r2 की वैल्यू 3r रही होगी. इनको पैरेलल में कनेक्ट करने पे जो रिजल्टेंट जो होगा वो इक्विवेलेंट जो होगा r इंटू 3r डिवाइडेड बाय r प्लस 3r, यानी कि 3r/4. और अगर इसको सेम हीट प्रोड्यूस करनी है तो इसमें हीट हो जाएगी v स्क्वायर डिवाइड बाय r इक्विवेलेंट इंटू टी. सो दिस इज v स्क्वायर डिवाइड बाय 3r/4 इंटू टी.
ये हीट इज सेम एज द प्रीवियस केस, तो किसी की भी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास हो जाएगा h, इसको h1 के बराबर पुट करें तो v स्क्वायर डिवाइड बाय r1 विच इज r इंटू 20 इज इक्वल टू 4/3 v स्क्वायर बाय r इंटू t। ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये 5 टाइम्स, तो t हो जाएगा 15 मिनट्स। So answer here would be 15 minutes. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. The next question is, the series combination of two batteries, both of same EMF 10 volt but different internal resistance 20 and 5 ohm, are connected to the parallel combination of two resistors 30 ohm and R ohm. The voltage difference across the battery of the internal resistance 20 ohm is 0. The value of R is. तो जरा ध्यान से देखो, डायग्राम बनाते हैं। एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरी बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और हमारे पास दो रेजिस्टेंस है ऐसे, एक R ओम है और एक 30 ओम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ये 10 वोल्ट है 20 ओम, ये 10 वोल्ट है 5 ओम। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 माइनस 20 I हो जाएगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो I की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास 1/2, यानी कि इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब हमारे पास क्या बोला, द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0, द वैल्यू ऑफ R इज। अब जरा ध्यान से देखो, इस कॉम्बिनेशन का अगर इक्विवेलेंट लिखें तो ये 20 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, ये हमारे पास 25 ओम हो जाएगा, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 30R डिवाइड बाय 30 प्लस R हो जाएगा, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1.2 एम्पियर हो रहा है, यानी कि V इज इक्वल टू I इंटू R लिखे। अब R में एक्चुअली टोटल R निकल के आएगा, ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 30R डिवाइड बाय 30 प्लस R, ये 2 टाइम्स 30 प्लस R इज इक्वल टू 2R। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 ओम। R की वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है 30। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ V नॉट विल बी। सो दिस इज अर्थ, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज V नॉट एंड V नॉट। टेक्निकली ध्यान से देखें, ये 0 है तो ये 2 वोल्ट होगा, ये 4 वोल्ट होगा और ये 6 वोल्ट होगा। अगर इस जंक्शन को देखें तो यहाँ से इधर करंट I1 जा रहा है, इधर करंट I2 जा रहा है, इधर करंट I3 जा रहा है। तो ध्यान से देखने पे हम ये कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 हैज़ टू बी इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम लिखें I1 की वैल्यू तो वो हो जाएगी V डॉट माइनस 2 डिवाइड बाई 1 किलो ओम प्लस V डॉट माइनस 4 डिवाइड बाई 1 किलो ओम प्लस V डॉट माइनस 6 डिवाइड बाई 1 किलो ओम इज इक्वल टू 0। ये उधर मल्टीप्लाई करके 0 कर देते हैं, दिस इज 3V डॉट minus 12 is equals to 0. 3V dot is equals to 12, V dot is 4 here. So the value of V dot will be 4 volt. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. The next question is, when the switch S in the circuit shown is closed, then the value of current I will be. इसको close कर दिया और इस I की वैल्यू निकाल ली अपने को। तो इसके लिए देखें, इधर I1, I2 और इधर I जा रहा है, यानी कि I1 प्लस I2 जो है वो I के बराबर है। यहाँ पे इसकी जो वोल्टेज है वो मैं X मान लेती हूँ। तो हमारे पास करंट हायर टू लोअर जाता है, यानी कि 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस I2 इज 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 0 डिवाइड बाय 2। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 20 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। 40 माइनस 2x प्लस 10 माइनस x इज इक्वल्स टू 2x। 50 इज इक्वल्स टू 5x, द वैल्यू ऑफ x इज 10। मुझे चाहिए दिस करंट I, तो I जो है वो x माइनस 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 बाई 2 विच इज 5. So answer here is 5. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. The next question is, the galvanometer deflection when K1 is closed but K2 is open is equal to theta naught. तो K1 को क्लोज किया और इसमें से करंट जा रहा है, यानी करंट इधर से जाएगा, ऊपर से जाएगा नहीं, नीचे चला जाएगा, और इसमें से करंट जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन थीटा नॉट।
ऑन क्लोजिंग K2 ऑल्सो, K2 को भी क्लोज कर दिया और इसकी वैल्यू 5 ओम सेट कर दिए, द डिफ्लेक्शन द गैल्वेनोमीटर बिकम्स थीटा नॉट बाय 5। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि अगर पहले इसमें से I करंट जा रहा था पहले केस में, तो दूसरे केस में I बाई 5 जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन 1/5 हो चुका है, तो करंट भी 1/5 हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इन ओम इज गिवन बाय, ओके। सो लेट अस सी, फर्स्ट केस में देखें तो सिर्फ ये क्लोज है, तो इसमें से अगर I करंट जा रहा था फर्स्ट केस में, यानी कि सर्किट में टोटल करंट I जा रहा था, तो सर्किट में अगर ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस है 220 ओम एंड दिस इज G। अगर वोल्टेज को हम V मान लें तो I की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगी V डिवाइड बाय 220 प्लस G। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो वैल्यू है हमारे पास 5 ओम है, ये भी क्लोज है, ये जो है वो I बाय 5 है, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इक्वल होगा। यानी कि सेकंड केस में देखें अगर हम, तो हमारे पास G इंटू I बाय 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू आई डैश, और आई डैश जो है वो अपर वायर में करंट है, तो आई डैश की जो वैल्यू हो जाएगी GI डिवाइड बाय 25, दिस इज आई डैश। यानी कि यहाँ पे I बाई 5 करंट गया है, यहाँ पर आई डैश करंट गया है, तो जो सर्किट में जो नेट करंट होगा, लेट्स से उसको I नॉट मान लेते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी आई डैश प्लस I बाय 5, यानी कि GI बाय 25 प्लस I बाय 5, सो दिस इज 25 GI प्लस 5I। तो अगर सर्किट में नेट रेजिस्टेंस देखें तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा 5G डिवाइड बाय 5 प्लस G, क्योंकि पैरेलल में, और प्लस ये 220 ओम्स। तो ये जो नेट करंट हो जाएगा V इज इक्वल्स टू I नॉट इंटू R, विच इज 5G डिवाइड बाय 5 प्लस G प्लस 220। V की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, तो वो आ जाएगी I इंटू 220 प्लस G इज इक्वल्स टू I कॉमन ले लिया, G प्लस 5 डिवाइड बाय 25, 5G प्लस 220 5 प्लस G डिवाइड बाय 5G। I से I कैंसिल कर देते हैं और इसको G के लिए सॉल्व करते हैं। इट इज बिट कैलकुलेटिव बट आंसर इज 22 ohms. I hope this is clear to everybody. So answer would come out to be 22 ohms. After calculation you will get this. This is it from my side. I hope this series has been a useful sequence for you all. All the best for your JEE preparation and stay tuned. Thank you.